स्टूडेंट्स, हम लोग जानने वाले थे एंगल्स के बारे में। देखो, मैं 2 वीडियो से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें बताने की, लेकिन बेसिक्स ही में इतनी लंबी वीडियो बन जाती है कि मुझे उसको स्किप तोड़ना पड़ता है। तो पिछली वीडियो में हम ये जाने थे कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और मीडियन सब सेम है। इसी वजह से ये 90 भी यहाँ बनाएगा, साथ में ये अपोजिट 90 जब बनाया तो ये परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव कर रहा था। जब ये यहाँ पे साइड्स को 2 इक्वल भागों में बांटा तो ये मीडियन की तरफ बिहेव कर रहा था, और जब ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो एंगल बाइसेक्टर की तरफ बिहेव कर रहा था। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों लाइन एक ही जगह आते हैं, इसलिए यही सेम ही लाइन तीनों काम कर देगा। अब समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि साइन की वैल्यू जो होती है वो क्यों √3। हमने अभी जस्ट पिछली वीडियो में इसी की चर्चा की थी, लेकिन मुझे यही बताने में आपको काफ़ी वक्त लग गया था। एक से एक बेसिक से बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज मैं सीधे पॉइंट टॉपिक पे आता हूँ। तो चलो, अब आपने यहाँ पे हमने देखा कि क्यों ये ए है। अब तो क्लियर है ना, ये 90 है, ये एंगल क्यों बट गया, सब समझ गए। चलो आते हैं। तो अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या करेंगे, केवल एक ट्रायंगल ले लेंगे। तो चलो बात करते हैं इन ट्रायंगल किसकी, तो ADC ले लो या ADB ले लो, जो लेना है ले लो। तो चलो ADB ही ले लेते हैं, नहीं ADC ही लो, क्योंकि ये एंगल यहाँ से तुम्हें देखने में ज़्यादा आसान होगा। तो ले लो ADC। देखो कहाँ पे एंगल, जहाँ पे ADC इज इक्वल टू क्या है बाबू, 90 है। देखो ये 90 बन रहा है यहाँ पे, ये याद रखना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, 90 बन रहा है। जैसे ही 90 बन रहा है तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना बाबू, यूज़ कर सकते हैं। बताओ कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल से हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारा ये, यानी कि इसी फिगर को देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि वही फिगर यहाँ पे, ताकि तुम विजुअलाइज कर पाओ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो इसी फिगर का ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया C। ये वाला जो भाग है ये, अब ये बात करेंगे कि ये क्या होगा। यहाँ एंगल ये बन रहा है 90, तो ये बन रहा है क्या, इक्विलैटरल का ये पार्ट था ना बाबू, तो ये 60 है, और ये आधा पार्ट हमने लिया है तो ये कितना है 30, क्योंकि 30 इधर बन रहा है ना। इसी का मैंने आधा पार्ट यहाँ पे रख दिया ताकि आपको साइन कॉस टेन लगाने में आसान हो। चलो अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है और हमने साइड को 2a मान रखा था। ये जो कि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड कर रही है, जो परपेंडिकुलर है, यही मीडियन भी है, तो ये यहाँ पे केवल आधा बचेगा। ये पूरा 2a था, लेकिन हाफ कितना होगा, a होगा। अब हमें पहले पता करना है कि AD क्या है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, AD फटाफट निकालो, हमने पिछले एक्सरसाइज में यही सब किया है। AD बराबर, AD क्या है, अगर यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर है, तो AD की वैल्यू क्या होगी, तो रूट अंडर हम क्या करेंगे बाबू, तो बताओ AC स्क्वायर माइनस क्या होगा, DC स्क्वायर होगा। चलो AC की जगह AC की वैल्यू डाल दो। AC की वैल्यू क्या है बाबू, तो 2a का स्क्वायर माइनस DC की जगह a का स्क्वायर। बताओ क्या आने वाला है यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस क्या, a स्क्वायर। बताओ यहाँ पे रिजल्ट घट के क्या आएगा, 3a स्क्वायर। अब देखो 3 तो सिंगल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, और रूट में जो चीज़ 2 बार गुना होती है वही चीज़ निकलती है, तो 3 का तो और फैक्टराइज नहीं हो सकता, एक बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, इसको देखो, इसको ऐसे तोड़ते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × a, ये a है, 9 मत समझ लेना। अब चलो यहाँ से देखो 3 तो अकेला है, तो 3 अकेला रह गया, जो 2 अकेले हैं वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार a है, गुणा में है, तो ये a बाहर आ जाएगा। यानी कि ये जो साइड हुआ इसको हम क्या लिखेंगे बाबू, ये जो हमारा AD है, AD कितना आ गया, देखो मैं यहाँ लिख, AD कितना आ गया हमारा, ये जो AD है इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3a आ गई। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि सर का बोर्ड छोटा है, तो मुझे इरेज कर करके आगे बढ़ना। तुम इसको राइट डाउन कर लिए, राइट डाउन करो। चलो, तो बोर्ड से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है, √3a। चलो तो अभी हमने ये साइड निकाला, √3 है। अब चलो हमारे पास सब आ गया। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे, किस पे अभी हम बात करेंगे बाबू, तो व्हेन थीटा, हम कौन सा ले रहे हैं बाबू, ये ले रहे हैं ना अभी 60। चलो व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बाबू, 60 आ रहा है। तो मान लो हम साइन C की बात कर रहे हैं, तो मान लो C नहीं लेके हम थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे तुम जान रहे हो ना कि इक्विलैटरल का पार्ट है ये, तो यहाँ कितना बन रहा है 60, या तुम यही देखो ना, ये 60 बन रहा है ना। तो अब थीटा जब 60 है तो वहाँ से ही हम सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। तो पहले हम साइन की बात करें, साइन 60।
अब तुम अभी 60 को मत समझो, तुम समझो ये थीटा ही है, यहाँ इसको थीटा ही मान के चलो, ये 60 मतलब थीटा की जगह पे है। तो अब यहाँ पे बताओ साइन की क्या होती है रेशियोज में फॉर्मूला, ये बताओ। तो तुम्हें पता है ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, होता है ना, अभी हमने पिछले बार पढ़ा था। अच्छा इसकी भी ट्रिक चाहिए, ये भी भूल जाते हो। अच्छा इसकी भी ट्रिक मैं दूंगा, और एंगल्स की भी मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें एंगल्स भी याद करने की एक ट्रिक दूंगा, और ये रेशियो याद करने की भी ट्रिक मुझे लगती है देनी ही पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, मैं ये भी दूंगा। चलो लेकिन अभी देखो तुम लोग ऐसे में क्या करते हो ना कि ट्रिक दे दो तो वही पहले याद कर लेते हो, पहले तुम इसको याद करो फिर मैं जो ट्रिक दूंगा उसको ध्यान रखना। तो अभी देखो ये P/H होता है ना, मैं ट्रिक दूंगा अभी तुम्हें। तो अब बताओ P के परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, मैंने देखो इसी फिगर को यहाँ रखा है, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया बाबू, AD आ गया, क्योंकि हम यहाँ से थीटा ले रहे हैं ना, ये 60 ले रहे हैं ना, और हाइपोटेनस तो यही रहेगा AC। अब बताओ AD कितना आया है बाबू, √3, AD अभी हम निकाले हैं √3a बाई कितना आया है 2a, a से कट के बताओ √3 बाई क्या होता है 2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब तुम समझ पाए कि ये √3/2 क्यों होती है, अभी तक रटते आ रहे थे और कोई तुम्हें बताया भी नहीं, सबने कहा रट लेना, और तुम लोग भी रट लिए। कभी नहीं कोई भी टीचर का ये रट लो वो रट लो, क्यों रटेगी, कुछ तो रीज़न होगा, वो रीज़न पूछो, समझ गए। केवल ऐसे यस सर करने से नहीं हुआ क्लास में, समझ गए सब, यस सर, वहाँ पूछोगे तो इंसल्ट ही हो जाएगी। आज ये काम मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर बच्चों की यही हालत है, क्लास में उनको अपनी इंसल्ट ही महसूस होती है, वो टीचर से कुछ पूछेंगे, टीचर भी इसी का फ़ायदा उठाता है, वो कुछ बताता नहीं, और उसको भी पता रहे तब तो बताए। चलो ये √3 क्या हो जाएगा 2, समझ गए। अब चलो इसी तरीके से अब मुझे बताओ बाबू, अगर मुझे साइन 60 पता चल गया तो क्या कॉस 60 नहीं पता, कॉसेक 60 नहीं पता चलेगा, लेकिन हम कॉसेक पे आएंगे या आ ही जाए, लो इसका उल्टा होता है कॉसेक 60, हम जानते हैं क्या कॉसेक 60 के बारे में। तुम अभी इसको 60 मत समझो, वैल्यू जब आएगा तो बुक से मिला लेना कि कॉसेक 60 क्या होता है। कॉसेक 60 जानते हो, इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, साइन का ही उल्टा होता है ना कॉसेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये जो वैल्यू है यही ना बाबू आएगी, तो फाइनली बताओ ये नीचे में जो h के नीचे में क्या आई थी वैल्यू 2, ये 2 कहाँ आ जाएगी बताओ, या नहीं तो देखो तुम हाइपोटेनस कितना है 2a है, और परपेंडिकुलर कितना है बताओ √3a है, ये कट जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा √3, इसी का उल्टा हुआ ना, यही मैं बता रहा था। तो कॉसेक साइन का जस्ट ये जो वैल्यू होती है इसको रिवर्स कर देते हैं तो कॉसेक क्या आ जाती है, क्योंकि रेशियो भी इसका रिवर्स होता है ना। तो देखो साइन 60 और कॉसेक 60 की वैल्यू अगर तुम्हें याद है तब तो तुम समझ ही गए होगे, और नहीं याद है तो तुम बुक पलट के देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगी कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, समझ गए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह कम है, तुमने उतार लिया होगा। तो अब देखो अब मैं बात कर रहा हूँ इसी जगह से किसकी, कॉस की। थीटा हमारा 60 है, तो अब बताओ कॉस 60 कितना होगा बाबू। तो कॉस का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। घबराओ मत, अगर रेशियो याद नहीं रहते तो मैं तुम्हें बताऊंगा इसके लिए भी तरीका। बेस बाई हाइपोटेनस, बताओ बेस क्या है बाबू, यही फिगर का हमने यहाँ पार्ट लिया है, तो DC बाई परपेंडिकुलर क्या है AD है ना, हाइपोटेनस क्या है, यहाँ हाइपोटेनस लेना है हमें, DC हाइपोटेनस AC, तो DC की जगह पे A और हाइपोटेनस कितना है बाबू 2a, देखो कट गया और ये आ गया 1/2। अब बुक पलट के देखो कि cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 आएगी। उसी तरीके से अब cos की आ गई है तो सेक निकालो यहीं पे, सेक 60 क्या होती है, तो इसी का उल्टा होगा ना, सेक की वैल्यू होती है जो रेशियो होती है वो cos की उल्टी होती है, तो हाइपोटेनस बाई बेस। अब बताओ यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है AC बाई बेस क्या है DC। अब बताओ AC की जगह क्या लिखेंगे 2a और DC की जगह क्या रखेंगे a, रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसे a कट जाएगा 2 आ जाएगा। अब जाके देखो सेक 60 कितना होगा 2 होगा। चलो इसको उतार ली, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखो बात कर लेते हैं tan की, tan 60, तो तुम्हें पता है कि tan का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो लगा दो P/B। अब परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो परपेंडिकुलर की जगह क्या है, क्योंकि हम थीटा कौन सा ले रहे हैं 60 के सामने से ले रहे हैं ना, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बताओ ये हो जाएगा √3a बाई क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा DC, यानी a से कट गया तो
√3, जाके चेक करो tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो ये रीज़न है, रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो cot 60 की बात अगर हम करें तो cot 60 क्या है, अरे tan का उल्टा, रेशियो लगा दो b बाई क्या p, ये क्या हो जाएगा a बाई √3 a, ये कट के क्या आ गया 1 बाई √3, यही वैल्यू होती है cot 60 की। समझ गए कितना आसान है। इसी तरीके से हम अब 30 की बात करेंगे, अब वहाँ से हम बात करेंगे। तो देखो तो यहाँ से तुम निकाल पाए, कितनी आसानी से निकाल पाए। तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की मदद से ये चीज़ प्रूव कर पाए कि कैसे tan 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cosec 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, सब निकाल ली। अब 30 एंगल पे बात करते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, थीटा को चेंज कर देंगे और 30 पे आ जाएंगे। अब जब हम 30 पे बात करेंगे तो हमें प्रूव करना, याद रखना हम बाद में वैल्यू आ रही है, हमें नहीं पता। तो अब 30 के लिए हमें कहाँ से, यहाँ से फोकस करना होगा ना। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि थीटा जहाँ से हो उसके सामने देखना जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनस अपने जगह पे फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है वो फिक्स है, लेकिन जो थीटा हम लेते हैं कभी हम यहाँ से एंगल ले लेते हैं, कभी यहाँ से ले लेते हैं। इस वजह से हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो इंटरचेंज होता रहता है। तो इसको समझना तुम, ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था तुम्हें। तो चलो इसी ट्रायंगल की बात करें, एडीसी में ही। अब थीटा ये हमने 30 ले लिया तो क्या होगा बताओ, तो sin 30, तो तुम्हें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के सामने कौन है बताओ, तो ये 30 के सामने से जब तुम देखोगे तो ये साइड दिखेगी यानी DC, और यहाँ पे बताओ हाइपोटेनस की जगह कौन है, AC है। अब बताओ DC की जगह A और हाइपोटेनस की जगह 2 है, A से कट गया, ये हो गई 1/2। अब समझ में आया कि sin 30 जो होती है 1/2 और cos 60 1/2 क्यों हुई। तो कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बस ऐसे ही लिख दिया, इसकी वैल्यू है और ये प्रूव्ड है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए। अब बताओ अगर sin 30 आ गई तो cosec क्या होता है, इसी का उल्टा होता है ना बाबू। तो cosec 30 क्या हो जाएगा, इसी का उलट दो, 2/1 मतलब क्या 2। वैसे तुम यही प्रोसेस करोगे तो वही चीज़ आएगी, ये 2a/a आएगा, ये से कट जाएगा। अब इसी तरीके से बताओ cos 30 की बात अगर हम करें तो अब देखो यहाँ से हम इसको देखेंगे ना, तो बताओ ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कौन हो जाएगा, AD हो जाएगी हमारी बेस, और ये हाइपोटेनस तो वही रहने वाली है AC। अब AD की जगह क्या है √3a और हाइपोटेनस की जगह 2a, A से a कट गया तो बताओ √3 बाई क्या होता है 2। अब समझ गए कि sin 30 जो होता, sin 60 की जो वैल्यू थी वो cos 30 के क्यों बराबर आ गई, क्योंकि यहाँ पे फिगर ये किसी ने लिख नहीं दिया कि sin 30 जो होगी वो cos 60 के बराबर होगी, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के कारण ऐसा है, उसकी वैल्यू के कारण ऐसा है, समझ गया। चलो अब यहाँ पे इसी तरीके से sec 30 क्या हो जाएगा बताओ, इसको उलट देंगे ना h/b, तो ये बताओ ये भी उलट जाएगा, तो ये बताओ फाइनली आ जाएगा √2 बाई क्या आ जाएगा √3। तो समझ गए sec 30। इसी तरीके से tan 30 कर लो। अब जब हम थीटा वही है, थीटा हमने 30 लिया है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो tan 30 कितना हो जाएगा बताओ, तो tan 30 हो जाएगी हमारी, तो पहले tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ से देखने पर परपेंडिकुलर क्या होगा DC, और बेस ये हाइपोटेनस तो ऑलरेडी 90 के सामने वाला, तो बेस कौन जो तीसरा बच गया AD। बताओ DC कितना है A है, AD कितना है √3a है, A से a कट गया तो कितना रिजल्ट आ गया 1/√3। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, चेक करो। और बताओ tan का उल्टा cot होता है, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसके उल्टा, यानी कि b बाई परपेंडिकुलर यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसको उलट दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ √3 बाई, या लो नहीं यहीं से करो, बेस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जब हम देख रहे हैं एंगल तो बेस कौन है, ये है √3 है, और परपेंडिकुलर ये है, A से a कट गया, बताओ क्या बचा √3, यही तो है। तो हमने बात कर ली किस किस की बाबू, 30 और 60 कैसे बनते हैं, तुम समझ गए। ओके तो नहीं 30 भी मैं तुम्हें 45 भी बता ही देता हूँ, 45 बता दूँ क्या, चलो इसी वीडियो में मैं तुम्हें 45 बता। चलो इसको उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ 45 के बारे में।
तो 30 और 60 तो इक्विलैटरल पे बेस्ड थे। चलो अगर तुमने पिछला 30 और 60 का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए हैं तो चलो अब हम सीखते हैं 45 के बारे में। तो क्योंकि 45 के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता, ठीक है। पिछला वाला भी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही था, लेकिन हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज़ किया था। यहाँ पे हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इसको आइसोसेलेस लिया, क्योंकि मुझे 45 चाहिए। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे यहाँ पे थीटा क्या चाहिए 45, क्योंकि अभी हम 45 की बात कर रहे हैं ना। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 में से 90 ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब जो बच गया वो क्या बचा 90, और 90 में से अगर एक एंगल 45 हो जाएगा तो अगला एंगल कितना बचेगा वो 45, यानी ये भी कितना हो गया 45। अब देखो जब दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो ये इंडिकेट करता है कि इनके अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए अगर हम एंगल ले लेते हैं, क्या यहाँ पे देखो अगर हम ले लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू 45, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि एंगल A जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 ही आएगा, समझ गए। और जब ये दोनों यानी कि एंगल C बराबर एंगल A होगा तो तुम्हें पता है कि एंगल C के सामने की साइड क्या है AB बराबर हो जाएगी किसके बाबू BC के, समझ गए। अब क्योंकि एंगल जब जैसे आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होते हैं तो उनके दो एंगल बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन साइड बराबर होते हैं तो तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ उल्टा है, यहाँ एंगल बराबर है तो इससे तुम्हें कंसिडर करना है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब उन दोनों के अपोजिट की साइड्स भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो इसलिए ए बी देखो इस एंगल के सामने का साइड ए बी और इस एंगल के सामने का साइड बी सी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब इनको मान लेते हैं ए यूनिट समझने के लिए, तो हमने यहाँ ए लिख दिया है ऑलरेडी और यहाँ ए लिख दिया है। अब चलो मुझे क्या साइन की अगर वैल्यू निकालनी है और कॉस की चाहिए। देखो टैन के लिए तो हमारे पास केवल परपेंडिकुलर और बेस ही काफ़ी है, लेकिन साइन के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा ना, और कॉस के लिए तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर तुम्हें पता है ना पाइथागोरस के बारे में, थ्योरम के बारे में क्या होता है। देखो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है बाबू रूट बनाता है, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों रूट क्यों बनाता है, इसको हम किसी अगले वीडियो या अलजेब्रा में ये तुम्हें समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबके पीछे रीज़न है, ये ऐसा नहीं होता है कि ये स्क्वायर इधर से उठ के गया और उधर छाता बन गया। होता एक्चुअली में ये है कि हम बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट लगा देते हैं, बोथ साइड रूट लगाते हैं। तो देखो समझो होता क्या है कि अगर कोई भी चीज़ इधर ए स्क्वायर बराबर एक्स है तो ए बराबर रूट अंडर एक्स जो हो जाती है, ये होती कैसे है समझ लो तुम लोग इसको भी। तुम लोग तो नहीं पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, हम ही को बताना पड़ेगा। देखो ये ए स्क्वायर हम कहते हैं ना कि स्क्वायर उधर गया रूट हो गया, ऐसा क्यों होगा। तो हम रूट दोनों तरफ लगाएंगे। देखो हम दोनों तरफ सेम काम कर सकते हैं, सेम चीज़ जोड़ सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ घटा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ से दोनों को कंप्लीटली गुना कर देंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से सेम साइड यानी कि दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से अगर दोनों साइड रूट लगा दें तो भी इन दोनों पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये काम हम करते हैं एक्चुअली में यहाँ, लेकिन ये चूँकि स्क्वायर में होता है तो ये बाहर आ जाता है, लेकिन ये तो बाहर नहीं आएगा, ये सिंगल है ना। देखो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, देखो ऐसा होता है ये ऐसा कुछ, और ये तो एक्स ही रह जाएगा। दो होने की वजह से ये एक बाहर आ जाता है लेकिन ये रूट में रह जाता है। तो हम क्या इसको समझाने के लिए कह देते हैं कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर है और इधर एक्स है तो ये स्क्वायर उधर गया और क्या बना दिया रूट, लेकिन जबकि होता है ऐसा नहीं है, होता है कि बोथ साइड हम क्या कर देते हैं रूट डालते हैं, जहाँ से ये स्क्वायर होने की वजह से ये बाहर निकल आता है लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, समझ गए। अब किसी को लग रहा हो सर ये भी तो स्क्वायर ये भी तो स्क्वायर में है, अरे बुद्धू एक्सपोनेंट में ये बात एकदम याद रख लेना कि एक्सपोनेंट केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे काम करता है। देखो यहाँ बीच में क्या है साइन, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ जब तक प्लस का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक पी को तुम बाहर नहीं निकाल सकते और बी को, समझ गए। चलो यहाँ पे फटाफट आओ, मेरी वीडियो ऐसे ही लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि छोटी बनाऊँ
लेकिन छोटी छोटी बातों को बताने में हो जाती है लेट। देखो ये पी की जगह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी के भी जगह पे देखो क्या है ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा रिजल्ट बाबू 2a²। तुम जानते हो 2 सिंगल है रह जाएगा और ये क्या आ जाएगी बाहर, तो ये क्या हो जाएगा √2a। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो वेरी गुड, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अब देखो यहाँ पे, अब जब ये आ ही गई है तो अब निकालो ना बाबू, निकालो यहाँ से। अब देखो sin 45 हम निकालेंगे। मुझे नहीं पता sin 45 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ से कोशिश करेंगे। थीटा हमारा ये रहा 45, हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। अभी देखो तुम यहाँ से भी कंसीडर करोगे तो क्योंकि परपेंडिकुलर और जो तुम्हारा अगर मान लो यहाँ से कंसीडर करोगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, यहाँ से कंसीडर करोगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों जब बराबर ही हैं तो तुम कहीं से कंसीडर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तो लेंथ से पड़ता था ना। तो sin 45 हम यहाँ से अगर मान लो ले रहे हैं, चलो तो sin c भी हम कर सकते थे, लेकिन एंगल है तो चलो sin 45 तो मुझे नहीं है पता मान लो वैल्यू, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं रेशियोज़ का। तो sin की वैल्यू क्या होती है बाबू, रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, दे रखी है ना परपेंडिकुलर की वैल्यू, देखो तो कितनी है a, और यहाँ मान लिए है ना, यहाँ पे जब ये एंगल हमारी बराबर है, क्योंकि हमें एक थीटा 45 लेना था, तो एक 90 फिक्स थी, एक 45 हम लिए क्योंकि हमें 45 की वैल्यू चाहिए। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जब 90 ले लिए 180 में से तो 90 बचा, और 90 में से 45 ये ले लिया तो 45 बचा। अब ये दोनों एंगल बराबर हुआ तो ये दोनों साइड भी बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं ए बी, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्या हम अगर यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए, ये एक्चुअली में ऐसा है ए बी है परपेंडिकुलर की जगह, और हाइपोटेनस की जगह ए सी है। तुम लोग समझो बाबू बातों को। अब ए बी की जगह क्या ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो अभी निकाली है ना। हाइपोटेनस ये किसके बराबर है, ए सी की वैल्यू है, ये ए सी के ही बराबर था। अब ये बताओ √2a, ए से कट जाएगा, बताओ 1/√2। अब समझ में आई कि sin 45 1/√2 क्यों होता है। अब कहोगे सर cos 45 भी 1/√2 होता है, क्यों हो गया। आखिर 30 60 इन सब में तो ये दोनों उल्टे पुल्टे थे। अगर एक का 30 बराबर हो, एक 30 होता था तो दूसरा 60 होता था, साइन और कॉस की मैं बात कर रहा हूँ। तो sin 30 cos 60 के बराबर, लेकिन 45 पे ऐसा क्यों हो गया। तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि जहाँ पे इन दोनों का सम 90 मिल के बनाते हो वो एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे यहाँ देखो, छोड़ो तुम ये बात नहीं समझ पाए, तुम यहाँ बस देखो sin 45 1/√2। अच्छा यहाँ से मुझे ये बताओ, चलो cos ही पहले निकाल देते हैं। cos 45 क्या होगा बताओ। तो तुम जानते हो बेस बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। चूंकि P और B एक ही हैं, देखो यहाँ से देखोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो और यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन P और B चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों की वैल्यू A है, इसीलिए यहाँ भी B के जगह पे, बेस के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, मान लो BC/AC, लेकिन BC की वैल्यू तो A ही है और AC की वैल्यू तो अभी हम निकाले हैं, A से कट जाएगा 1/√2। तो चूंकि ये दोनों ही साइड बराबर हो जाती है, इसलिए 45 एंगल पे साइन और कॉस दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझ गए। अब देखो इन्हीं का तो उल्टा होता है कॉसेक, क्या तुम नहीं कर लोगे। कॉसेक 45 क्या हो जाएगा मुझे बताओ। कॉसेक 45 जो हो जाएगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, 1/√2 होता है तो ये √2 हो जाएगा। सेक 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45 का उल्टा हो जाएगा, ये होता है 1/√2 तो ये क्या हो जाएगा √2। अब tan की बात करें, दिख रहा है ना, देखो tan 45 की अगर हम बात करें तो तुम्हें पता है कि tan क्या होता है। तुम देखते होगे कि tan 45 1 हो जाता है, तो क्यों होता है भाई, तो वही देखते हैं। देखो वहाँ नीचे नहीं दिख रहा था, यहाँ tan 45, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बाबू, ए बी, और बेस क्या है, बी सी है। देखो ए बी और बी सी सब बराबर है ए के, फिगर में भी देख लो तो ए से कट गया, क्या वैल्यू आ गया 1। अगर ये 1 है तो cot 45, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होता है ना जब इसको उल्टेंगे। याद छोड़ो तुम, लो इसको बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, बी सी बाई परपेंडिकुलर हो गया ए बी, ये भी क्या हो जाएगा, ए बाई ए, कट गया, वैल्यू आ गई 1। तो आज इस प्रकार हम क्या जान पाए बाबू कि किस प्रकार वैल्यू जो है 30 की, 60 की और 45 की, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये सब हम जाने। तुम्हें क्या करना है, सबकी वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है। और अब जब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, ये तो तुम रीज़न समझ गए, ये थ्योरी हो गया एक तरीके से कि क्यों ऐसा होता है। अब ये तुम समझ गए, अब तुम्हें ऐसा नहीं समझना कि ये केवल हम रट रहे हैं लेकिन कैसे ऐसा हुआ, तो तुम समझ गए। अब मैं जब आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके तो मैं तुम्हें ट्रिक बताऊँगा कि तुम कैसे चुटकियों में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। चलो तो इसको उतारो।